Okay, so this is Riya Upriti and today we'll talk about how to build a brand. हो सकता है तुम्हारे गोवा का ट्रिप सक्सेसफुल हो या ना हो, बट अगर इन स्ट्रैटेजीज को अपनाओगे तो ब्रांड बनाने में ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट स्टेट, तो आई जस्ट वांट कि सबकी अटेंशन हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्टली आई वांट टू टॉक अबाउट, हम ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो टेड एज अ ब्रांड क्या है. आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं एक अपना बिजी स्केड्यूल या जो भी मेरे स्केड्यूल से टाइम निकाल के आई हूँ एक टेड टॉक देने. शाहरुख खान से लेके कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर देख लो, हर कोई एक टेड टॉक अपने बायो में लिखता है कि मैंने एक टेड टॉक दी है. टेड एज अ ब्रांड, टेड की कितनी ज़्यादा अथॉरिटी है, राइट. सो हमें ब्रांड ऐसा बनाना है जिससे सब एसोसिएट करना चाहे. आज से 2-3 साल पहले व्हेन आई वाज 18-19 ईयर ओल्ड, तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट भी ये सोच के करी थी कि वन डे आई विल बिकम अ टेड स्पीकर. सो ब्रांड कैसा हो, टेड जैसा, कि हर कोई एसोसिएट करना चाहे. कहीं पर भी ये रेड क्रॉस देखोगे तो पता लग जाएगा टेड का लोगो है. टेड के 2 यूट्यूब चैनल्स है, एक पे 40 मिलियन, एक पे 20 मिलियन. दिस इज़ अ ब्रांड. लाल रंग देखा, क्रॉस देखा, पता लग गया टेड है. हर इन्फ्लुएंसर बायो में लिख रहा है दिस मच टाइम टेड स्पीकर. लोग अपने इंट्रोडक्शन में भी ये बताते हैं कि आई एम अ टेड स्पीकर एंड आई एम दिस पर्सन. सो ये भी तो किसी का आइडिया होगा ना ऐसा ब्रांड बनाने का भी. ठीक है, तो ब्रांड अपने को कैसे बनाना है, टेड जैसा. फर्स्ट इज दिस थिंग. ओके, देन जब हम ब्रांड बनाने की सोचते हैं, वैसे ओके, आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप? लोगों को, तुम लोग को स्टार्टअप करना है, ठीक है, ओके. सो जब हम ब्रांड बनाने की सोचते हैं तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्शंस आते हैं. एक होता है लक, कि यार इसका ब्रांड बन गया क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसका लक अच्छा था. ठीक है, जैसे बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं कि यार तेरी तो किस्मत चल गई. ठीक है. दूसरी चीज़ होती है टाइमिंग, कि आज से 10 साल पहले एक ब्रांड बना लिया क्योंकि तब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, पर अगर अब हम वो चीज़ करेंगे तो अब तो हमारा टाइम ही गलत है ना. तो हम कैसे हम डिसाइड करें कि हम क्या ब्रांड बनाएं. और तीसरी चीज़ होती है पैसे की, पैसे कहाँ से आएंगे, ये तो काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्शन है. सो पहली चीज़, जब हम लक की बात करते हैं तो देखते हैं कि लक होता क्या है. ठीक है, जब आपकी तैयारी एक अपॉर्चुनिटी से मिल जाती है तो उसको हम लक कहते हैं. मान लो आज मैं आपको बोलूँ कि मेरी कंपनी में को फाउंडर बन जाओ, अपॉर्चुनिटी तो मैंने आपको दे दी, पर क्या आपके पास उस लेवल की तैयारी है? तो इसलिए तैयारी जब अपॉर्चुनिटी से मिलेगी तभी लक बनेगा. यहाँ पे मैं एक घड़ा रख दूँ और उसको भरती रहूँ, ठीक है, तो जब वो पानी भर के छलकेगा ना, वही लक है. क्योंकि वो घड़े में हम धीरे धीरे भरते रहेंगे, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं. तो इसलिए ये मत सोचो इसकी किस्मत चल गई, मेरी किस्मत नहीं चली, इसने अच्छा कर लिया, मैंने अच्छा नहीं करा. मेक श्योर कि तुम हर दिन उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो. लक वही होता है, कोई भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता और ओवरनाइट सक्सेसफुल होना भी नहीं चाहिए. ठीक है, लक तभी बनेगा जब तैयारी अपॉर्चुनिटी से मिलेगी. अब अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, तो उसको हम एक रेड कार थ्योरी से समझते हैं. कि सोचो आज मैं आपसे बोलूँ कि आपने सुबह से कितनी रेड कार्स देखी है. आप घर से आ रहे होगे तो आपने कितनी लाल गाड़ियाँ देखी है. शायद आप कहो देखी थी, नहीं देखी थी, एक देखी थी, 2 देखी थी. बट वहीं पे मैं आपको बोलूँ कि ऑन एवरी रेड कार यू सी आई विल गिव यू 10,000 रुपीज़. सो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर रेड कार्स अराउंड यू, कि कहाँ है लाल गाड़ी, हमें पैसे मिलने वाले हैं. ठीक है, तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ है. अपॉर्चुनिटीज़ आपके अराउंड है बट आप उन्हें देख ही नहीं रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो ज़ील नहीं है उन्हें देखने की. उस मोटिवेशन से आप काम ही नहीं करो कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखो. इतनी ज़्यादा डायनेमिक मार्केट है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ फैली हुई है. मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर को ले लो या किसी भी इंसान को ले लो, हर किसी को अच्छे वर्कर्स के, अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है जो उनका साथ दे अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग करने में. तो अपॉर्चुनिटी इज़ एवरीवेयर बट यू आर नॉट जस्ट सीइंग इट. ओके, सो रेड कार थ्योरी से हम ये समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमें हर जगह देखनी है. देन अच्छा, 2 ऑब्जेक्शंस अपनी और थी कि टाइमिंग और मनी. आज से 10 साल पहले किसी चीज़ को करने की राइट टाइमिंग थी, तो आज भी किसी ना किसी चीज़ को करने की तो राइट टाइमिंग होगी. तो टाइमिंग कभी एक ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, ये सोचो कि किस चीज़ की आने वाले टाइम में ज़रूरत होगी और उसी के पीछे लग जाओ. देन कमिंग ऑन टू मनी, इसको हम आगे डील करेंगे. नाउ मैं अपने पॉडकास्ट, सो आई डू अ पॉडकास्ट नेम्ड रियलिटी. उस पर आई कॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल फ्रॉम अदर niches एज वेल टू डिस्कस व्हाट दे हैव लर्नड इन देयर लाइफ. ओके, सो आफ्टर टॉकिंग टू 40+ एंटरप्रेन्योर्स आई हैव मेड रिसर्च. उसके बेसिस पे मुझे ये 6 की थिंग्स पता लगी है जो रिक्वायर्ड होती हैं एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए. ओके,
सो ये 6 चीज़ें अगर हम फॉलो करें एक ब्रांड में, और उन 40-50 लोगों को भी जिनको मैंने बुलाया था उन्होंने भी ये चीज़ें फॉलो करी है, ये कॉमन थिंग्स है जो मैंने देखी. ओके, सो अब हमने ऑब्जेक्शन डील कर लिया, अब हम प्रोसेस में चलते हैं. सो फर्स्ट इज आइडिया. ओके, सो आप में से कितने लोगों ने पेट दर्द की गोली खाई है कभी लाइफ में? ओके, और आप में से कितने लोगों ने कोई ऐसा विटामिन खाया है जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी हो? देखो कितने कम हाथ खड़े हुए, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि पेट दर्द की गोली की मार्केट ज़्यादा बड़ी है. क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. और दूसरी चीज़ क्या बेच रही है? एक एस्पिरेशन, कि अगर आप ये चीज़ लोगे तो आप शायद वैसे बन जाओगे. तो हमें क्या चीज़ बनानी है? हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे. क्या ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं चलते जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ऐसे भी प्रोडक्ट्स चलते हैं. क्या फरारी नहीं चलती? फरारी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, फरारी भी तो बिक रही है ना. बट अगेन अभी हम जो लोग इस रूम में बैठे हैं, अभी हमको ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे. वो लग्जरी आइटम हम तब बनाएंगे जब हम 4-5 बिजनेसेस बेच के 1000 करोड़ के मालिक होंगे, तब सोचेंगे एक लग्जरी चीज़ बनाने का. अभी क्या बनाना है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे हमने देखा कि पेट दर्द की गोली की मार्केट ज़्यादा बड़ी थी, तो ऐसी चीज़ जो लोगों की कोई इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करे. एंड अगेन इंडिया जैसी कंट्री में आई बिलीव अभी हमने बेसिक प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करी है, तो हम लग्जरी की तरफ तो क्यों ही जाए. तो being in India, solving problem is one major thing which you need to look for while building a brand. Then USP. क्या होता है USP? No, USP is unique show off proposition. ये USP पहले था सेलिंग वाला, अब USP का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बदल गया है. सो इसको मैं आपको ओरियो के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी. ओरियो बिस्किट के बारे में सबको पता है. बहुत साल पहले सनशाइन बिस्किट्स नाम की एक कंपनी थी जिसने एक बिस्किट बनाए हाइड्रॉक्स नाम के. उस बिस्किट का यूएसपी क्या था कि 2 ब्राउन बिस्किट्स के बीच में वाइट क्रीम थी, और वो बिस्किट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे थे. ठीक है, हालांकि हाइड्रॉक्स का नाम एक टॉयलेट क्लीनर जैसा लग रहा है, तब भी वो बिस्किट्स बिक रहे थे. ठीक है, उसके बाद ओरियो भाई साहब आए मार्केट में, ओरियो ने अपने बिस्किट्स निकाले. अब उस टाइम के हिसाब से ओरियो के बिस्किट्स की कोई यूएसपी नहीं थी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं था, तो ओरियो के बिस्किट्स नहीं बिके. पर फिर ओरियो ने दूसरी चीज़ अपनाई, यूनिक शो ऑफ प्रोपोजिशन, और ओरियो के बिस्किट्स बिकने लग गए. वो क्या था? ओरियो ने अपना प्राइस डबल कर दिया जितना पहले था, और ओरियो ने अपने रैपर को बहुत लग्जरी फील दी. उसने अपने ऑब्वियसली तुम्हें मैं 2 नाम बोलूँ, हाइड्रॉक्स और ओरियो. ओरियो ही ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है ना हाइड्रॉक्स से, तो और प्लस ओरियो का पैकेट, एवरीथिंग, द वे इट लुक्ड, बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस थी. अभी भी किसी भी बिस्किट के ब्रांड के बारे में सोचो और फिर ओरियो के बारे में सोचो, तुम्हें ओरियो का ब्रांड ही ज़्यादा लग्जरी लगेगा. डार्क ब्लू, उसके ऊपर जो उन्होंने पिक्चर्स डाली है बिस्किट की, ऑल ऑफ दैट गेव अ लग्जूरियस फील. और हम जैसे मासूम लोगों को क्या लगा कि हाइड्रॉक्स एक कॉपी है और ओरियो ओरिजिनल है, बल्कि था उल्टा. ठीक है, तो इसलिए ब्रांड कैसे बनाना है जिससे लोग शो ऑफ कर पाए, मतलब जो लोगों को और ब्रांड्स के मुकाबले ये फील दे कि हाँ दिस इज समथिंग यूनिक एंड गुड. ओके, देन एप्पल इज़ नॉट द बेस्ट फोन्स अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत सारे ऐसे भी फ़ोन्स हैं जिनके एप्पल से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, बट स्टिल एप्पल क्यों बिक रहा है? अगेन सेम थिंग, यूनिक शो ऑफ प्रपोजिशन. ओके, सो देन नेक्स्ट पॉइंट, इवॉल्व. इसमें 3 एग्जाम्पल्स है, यूट्यूब, मैकडोनल्ड्स और मैं खुद. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, हमें टाइम के साथ इवॉल्व करना है बहुत ज़्यादा. अब जैसे 2005 में यूट्यूब वॉज अ डेटिंग प्लेटफॉर्म. किसी को पता है ये बात? यस, सो यूट्यूब एक डेटिंग प्लेटफॉर्म था. इनफैक्ट लड़कियों को $20 दिए जाते थे ताकि वो यूट्यूब पे आकर अपनी वीडियो अपलोड करे, ये बताते हुए कि वो एक अप्रोप्रिएट पार्टनर क्यों है. तुम कुछ लोगों में ने ऐसी वीडियोस देखी भी होगी जिसमें कुछ इंडियन लड़कियां भी ऐसे बस बैठ के बता रही है कि वाई दे वांट टू लुक फॉर, हाउ दे आर अ सूटेबल पार्टनर एंड फॉर हुम दे आर लुकिंग. ठीक है, तो यूट्यूब एक डेटिंग प्लेटफॉर्म था, बट वो आइडिया फ्लॉप था. ओके, तो फिर यूट्यूब ने इवॉल्व करा और उन्होंने यूट्यूब को हर टाइप की वीडियोज़ के लिए ओपन कर दिया, और उस वजह से यूट्यूब को तुम देख लो आज यूट्यूब कहाँ पर है. यूट्यूब ने 1 साल के अंदर ही डिसाइड करा कि दिस इज़ फ्लॉप एंड वी विल ओपन यूट्यूब फॉर एवरी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. यूट्यूब के फाउंडर ने फर्स्ट वीडियो यूट्यूब की खुद अपलोड करी जिसका टाइटल था मी एट द जू, और उसके बाद अगले ही साल यूट्यूब को गूगल ने खरीद लिया और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. ठीक है, तो हमें अब सोचो यूट्यूब ये सोचता नहीं हमने तो डेटिंग प्लेटफॉर्म की तरह चालू करा था तो हम तो वही रहेंगे, वो इवॉल्व ही नहीं करते, तो क्या आज यूट्यूब वो होता जो यूट्यूब था? नहीं ना. तो इसलिए इवॉल्विंग इज़ वेरी नेसेसरी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैकडोनल्ड्स. अब पहले मैकडोनल्ड्स का जोकर हर मैकडोनल्ड्स के स्टोर के बाहर होता था, बट अब नहीं होता.
ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जोकर के साथ बच्चे एक फ़न और ह्यूमरस फीलिंग को अटैच करते थे, सब उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे और वो एक हैप्पी वाइब देता था किसी भी बच्चे को। बट अब वो जोकर रिप्लेस कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में जोकर के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा स्कैरी मूवीज़ बनी, जोकर जैसे कपड़े पहन के लोग बहुत ज़्यादा क्राइम्स कमिट कर रहे थे, तो जिसने जोकर के अराउंड मार्केट में पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया और मैकडॉनल्ड्स वॉज फोर्स्ड कि वो हर जगह से अपने जोकर को हटा दे। सो अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवॉल्विंग विथ टाइम। थर्ड एग्जाम्पल इज मी माई सेल्फ। पहले अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा जो पॉडकास्ट अकाउंट है रियलिटी, इट वेंट वायरल इन 28 days, वी गॉट 5 लाख फॉलोअर्स और वो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था उस पॉइंट पे। तो तब मैं सारी वीडियोस अपनी पॉडकास्ट फॉर्मेट में बना रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के उसको कॉपी करना चालू कर दिया, बट उन्होंने कॉपी करा तो मैंने फिर इवॉल्व कर लिया, मैंने फिर अपने वीडियोस का फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो जो नकल उतारते हैं वो उनको टाइम लगता है इवॉल्व करने में, बट अगर आपकी चीज़ ओरिजिनल है तो यू कैन इवॉल्व क्विकली। अर्लियर आई वॉज क्रिएटिंग कॉन्टेंट रिलेटेड टू करियर, बट नाउ आई हैव एकदम रिवर्स माई नीश एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग मोर कॉन्टेंट रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं इसमें ज़्यादा अच्छी हूँ और इवॉल्विंग विद टाइम इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, सो इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है विद द मार्केट ट्रेंड्स। अच्छा, इवॉल्व करने में एक चीज़ मैं और बताती हूँ, कभी कभी ना मार्केट बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही होती है, तो तब अगर आप उस पॉइंट पे कोई ब्रांड बना लो ना तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आज से 5-6 साल पहले पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली जैसी क्रीम्स के बारे में ही हम लोग सुनते थे, ठीक है, बट फिर तब क्या ट्रेंड चलने लगा था, फेयर एंड लवली को भी बहुत लोग बैकलैश कर रहे थे, इन सब क्रीम्स को बहुत ज़्यादा बैकलैशिंग मिल रही थी क्योंकि ये एक फेयरनेस की चीज़ को प्रमोट करते हैं या ये केमिकल्स यूज़ करते हैं। उस टाइम पे कुछ कंपनी जैसे मामा अर्थ वगैरह उन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स निकाले और वो एकदम हाइक पे चले गए, क्योंकि क्या होता है एक बड़ी कंपनी को ना इवॉल्व करने में टाइम लगता है, उनके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि वो कंपनीज ऑलरेडी 5 साल आगे चल रही होती है अभी के टाइम से, तो उनके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, तो धीरे धीरे करके वो इवॉल्व कर पाते हैं। पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली धीरे धीरे करके इवॉल्व कर पाए, पर वहीं पे एक ब्रांड खड़ा कर दिया किसी ने तो वो ब्रांड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। सो दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी कि किसी बड़े कंपनी के ऑपोजिट कोई चीज़ करो व्हेन द मार्केट इज चेंजिंग। ओके, देन स्ट्रैटेजी एंड वाइब। सो कोई भी हम चीज़ बेच रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। अब ज़ारा और H&M अगर तुम लोग गए हो तो दोनों एक काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। जैसे ज़ारा अगर हम जाते हैं ना तो ये चीज़ मैंने अपने साथ भी नोटिस करी है कि जब भी मैं ज़ारा के स्टोर में जाती हूँ मैं हमेशा पूरा स्टोर घूमती हूँ। क्यों? क्योंकि ज़ारा का स्टोर ना एक मेज़ जैसा है। मेज़ जैसे कैसे? वहीं पे शूज़ भी पड़े हैं, वहीं पे कोई ड्रेस है, वहीं पे फिर कोट है, वहीं पे जीन्स है, कोई भी चीज़ कहीं भी रखी हुई है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है उसको रखने का। तो इसलिए क्या होता है आप खरीदने कुछ जाते हो बट फिर आप इम्पल्स बाइंग करते हो, अरे ये ड्रेस भी तो कभी ना कभी पहन ही लूँगी तो ले लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है हर चीज़ मुझे दिखती है और मैं इम्पल्स बाइंग करके वो चीज़ ले लूँगी। वहीं पे H&M की स्ट्रैटेजी क्या है? क्लियर कट फॉर्मेट। यहाँ पर जीन्स है तो सिर्फ डेनिम्स है, यहाँ पर टॉप है तो सिर्फ ये है, यहाँ पे ड्रेस है तो सिर्फ ये है। तो इससे क्या होता है वो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस को कम करते हैं ताकि लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, जो चीज़ लेने आए हैं वही चीज़ लेके जाए। तो क्या H&M सक्सेसफुल है या ज़ारा? दोनों ही सक्सेसफुल है, राइट, बट हर किसी की एक स्ट्रैटेजी है और एक वाइब है, ठीक है। वैसे इफ़ आई टेल यू ज़ारा की सेल्स H&M से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, बल्कि ज़ारा के स्टोर्स H&M से बहुत कम है, 10 टाइम्स ज़्यादा है H&M के स्टोर, बट स्टिल वी कैन नॉट कॉल कि H&M एक फेलियर है। दोनों ही मॉडल सक्सेसफुल है, बट यू नीड टू डिसाइड व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी, हाउ आर यू गोइंग टू सेल योर थिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजी और वाइब में ही हम बात कर सकते हैं और ब्रांड्स की भी, जैसे मिनीसो है। आजकल के लोग यूथ बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है कोरियन जापानीज़ कल्चर से, राइट। तो मिनीसो खुद को प्रमोट करता है एज अ जापानीज़ ब्रांड, बट मिनीसो एक चाइनीज़ कंपनी है। क्यों करता है वो जापानीज़ ब्रांड की तरह खुद को प्रमोट? क्योंकि उनको कंज्यूमर की साइकोलॉजी पता है कि अगर हम बताएंगे हम चाइनीज़ कंपनी है तो सोचेंगे हमारा प्रोडक्ट लोकल है, घटिया है। वहीं पर अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये तो जापानीज़ कंपनी है तो लोग पागल है, सोचेंगे अरे वाह ये तो हम कुछ जापान और कोरिया के कल्चर से रिलेटेड चीज़ ले रहे हैं और वो उसे खरीदेंगे। वहीं पे चिंग्स का एग्जांपल पे अगर हम आए, चिंग्स खुद को कैसे प्रेजेंट करता है कि वो एक चाइनीज़ कंपनी है, चिंग्स एक इंडियन कंपनी है। बट क्यों चिंग्स खुद को चाइनीज़ दिखाता है? क्योंकि वो चाइनीज़ स्पाइसेस सेल करते हैं। बीच में चिंग्स ने कुछ इंडियन स्पाइसेस भी निकालते बट नहीं चले। क्यों? क्योंकि हम लोग कैसे परसीव करते हैं कि चिंग्स एक चाइनीज़ ब्रांड है, और जब हम कोई भी चाइनीज़ फूड में चिंग्स के मसालों को मिक्स करते हैं तो हमें लगता है कि ओके दिस इज समथिंग गुड बेटर देन आर इंडियन स्पाइसेस। ओके, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ वाइब ऑफ योर दिस थिंग। देन कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट कि आपको फर्स्ट रेस स्ट्रैटेजी से कहते हैं, मतलब कार में जब हम पहली बार रेस देते हैं तो फर्स्ट रेस स्ट्रैटेजी आपकी क्या है। तो आप सबके लिए मैं वो फर्स्ट रेस स्ट्रैटेजी यही बताऊंगी कि आप पहले अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ एक कंपनी बनाने से पहले।
क्यों? जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन था ना मनी वाला, कि हम पैसों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो ऐसे सॉल्व होगी। जो भी चीज़ आप फ्यूचर में बेचना चाहते हो उसके बारे में लोगों को एजुकेट करना अभी से चालू करो, कंटेंट के थ्रू लोगों को बताओ कि आपका क्या, आप किस चीज़, जैसे अभी भानु ने भी कार देखो का एग्जांपल दिया, वो कितनी अच्छी चीज़ थी कार देखो में, कि वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग कि कार देखो में ये है, कार देखो में वो है। सो पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल ब्रांड ज़रूरी नहीं है आप बस रील्स बनाओ, आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हो लाइक जैस्मिन, तो भी आपका पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए पर्सनल ब्रांड एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो आपको फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स देगा आपके बिजनेस में। सोचो अगर मैं विद 7 लाख फॉलोअर्स कोई भी ब्रांड निकालती हूँ तो कोई भी मेरे पे ट्रस्ट कर लेगा ना कि हाँ चलो इसने निकाला है तो ठीक ही होगा। ऐसे ही आप लोग भी अगर एक पर्सनल ब्रांड बना लेते हो तो कोई भी आप पे इजीली ट्रस्ट कर लेगा जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहोगे। तो अगर बिल्कुल ब्लैंक को पता ही नहीं क्या करना है तो स्टार्ट विद मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड। ठीक है, दिस इज़ वन टिप। देन कमिंग ऑन टू टीम बिल्डिंग, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि टीम को कभी भी फैमिली की तरह ट्रीट मत करो। टीम एक अलग, मतलब आपका एम्प्लॉयज़ अलग है और आपकी फैमिली अलग है। मुझे भी बहुत सारे बिजनेस गुरुज ने यही सलाह दी थी कि डोंट ट्रीट योर टीम लाइक अ फैमिली। बट मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं तो इनिशियली हमारे पास देने को शायद इतने पैसे नहीं होते, तो हम लोगों को प्यार देकर ही अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी आपकी टीम हो, ट्रीट देम लाइक फैमिली, ट्रीट देम लाइक जो विजन आपका है, जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो वही विजन वो भी देखिए, क्योंकि बिजनेस आपका बच्चा है, उनका बच्चा नहीं है। बट अगर हम उनको भी ये फील कराएंगे कि ये एक सेम गोल है जिसको हम देख रहे हैं और अगर ये ब्रांड बिल्ड करता है तो इससे आपको भी प्रॉफिट होगा, तो दैट कैन रियली हेल्प यू इन फ्यूचर। सो ऑलवेज इनिशियल टीम जो आपकी कोर टीम होनी चाहिए किसी भी बिजनेस की, दैट शुड बी लाइक अ फैमिली विद द सेम विजन, थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग, दे शुड बी सेलिंग इन द सेम बोट, क्योंकि अगर वो अलग अलग बोट में सेल करेंगे तो अलग ही दिशाओं में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देन किसी भी बिजनेस, हर बिजनेस 2 स्ट्रैटेजीज पे काम करता है, वन इज़ ब्लू ओशन एंड देन वन इज़ रेड ओशन। ब्लू ओशन में क्या होता है, सॉरी पहले रेड ओशन बताते हैं। रेड ओशन में क्या होता है कि बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड्स, एक शार्क्स एक ही ओशन में है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे कि इसको मैं लिक्विड डेथ के एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। सो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल बिस्लरी, किनले, फिजी, कितने सारे पानी की बॉटल के ब्रांड्स हैं, सब एक ब्लू ओशन में थे, मतलब सब एक रेड ओशन में थे। तो वो सब क्या कर रहे थे, ये बोल रहे थे हमारा पानी ज़्यादा प्योर है, हमारा पानी ज़्यादा नेचुरल है, हमारे पानी में ये चीज़ है। वहीं पर एक ब्रांड आया लिक्विड डेथ और वो रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन में चला गया। कैसे? उसने बोला कि तुम सब बॉटल में पानी बेचते हो, हम पानी कैन में बेचेंगे। तो यहीं पे उसकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग हो गई। तो या तो आपका ब्रांड रेड ओशन में हो सकता है जहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग ब्रांड से कम्पीट करो, या फिर आप उस रेड ओशन से निकल के कोई एक यूनिक चीज़ अपने ब्रांड में ले आओ जिससे आप रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन में चले जाओ। ठीक है, रेड ओशन ये ऐसे रेफर करें कि रेड ओशन में जितने भी ब्रांड्स हैं वो शार्क हैं और अगर वो सेम कैटेगरी के हैं तो वो एक दूसरे को खाएंगे एंड देन दे विल ब्लीड। सो गो फ्रॉम रेड ओशन टू ब्लू ओशन व्हेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड। ठीक है, इस चीज़ के लिए बहुत सारे ब्रांड्स काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं। जैसे 2 रेड ओशन के ब्रांड्स में जाती हूँ, पेप्सी और कोका कोला, दोनों नाम हम ऑल्टरनेटिवली सुनते हैं। तो पेप्सी ने बहुत टाइम पहले अपनी एक ड्रिंक लॉन्च करी थी जिसका नाम था क्रिस्टल पेप्सी। ठीक है, उसमें क्या होता था, वो ब्लैक कलर की नहीं होती थी, वो न्यूट्रल शेड की होती थी, क्योंकि वो उसमें ऐसे बताते थे कि हम इसमें कैफीन नहीं डाल रहे, दिस इज क्रिस्टल पेप्सी इज़ मोर हेल्दियर ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो तब कोका कोला को लगा यार ये ड्रिंक तो मार्केट को डिसरप्ट कर सकती है, अपन क्या करें। तो तब कोका कोला ने एक और ड्रिंक निकाली टैब क्लियर नाम की, जो पेप्सी के साथ ही साइड में रखी होती थी हर रेफ्रिजरेटर में, और वो टैब क्लियर ड्रिंक इतनी गंदी थी, वो एक मेडिसिन जैसी लगती थी। तो तब लोगों को क्या लगा कि ये टैब क्लियर भी ऐसी है, मतलब ये क्रिस्टल पेप्सी भी ऐसी होगी, और क्रिस्टल पेप्सी मार्केट में आई और उसकी मार्केट 2 महीने में ख़त्म हो गई। तो रेड ओशन में रहने का भी अलग ही मज़ा है, अपने कॉम्पिटिटर को बार बार डिफीट करो। ठीक है, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी कि ट्राई करो कि आप ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की तरफ ज़्यादा जाओ। सो येस, द लास्ट थिंग इज़ कि जो भी मैंने अभी बताया अगर आपको समझ आया तो स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। और अगेन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हम लाइफ में कुछ करें। ओनली 10% पीपल डिसाइड टू क्रिएट समथिंग, आउट ऑफ दोज 10% पीपल ओनली 10% एक्चुअली क्रिएट समथिंग, एंड उन 10% में से भी ओनली 10% कंटिन्यू टू डू दैट थिंग। तो कितने बचे? 0.1% लोग ही बचे जो एक्चुअली कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग भी ऊपर आओ, वो 0.1% की जगह पे हम ऊपर मिलेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।